हेलो एंड वेलकम। लोकसभा इलेक्शंस के बाद अगर कोई एक असेंबली इलेक्शन ऐसा है जो कि देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला है तो वह है महाराष्ट्र का इलेक्शन। और इस वक्त हम लोग मुंबई में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर पे हैं और हमारे साथ हैं अजीत दादा पवार। स्वागत है आपका। और इस इंटरव्यू में मेरा साथ देंगे हमारे सहयोगी साहिल जोशी। सर, आपसे शुरू करना चाहता हूं ये जानने के लिए कि आपने लोकसभा इलेक्शन के बाद कहा कि बारामती में फैमिली वर्सेस फैमिली की लड़ाई एक गलती थी, इससे चूक हो गई, लोगों को अच्छा नहीं लगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं इस असेंबली इलेक्शन में भी लड़ाई तो फैमिली वर्सेस फैमिली ही है। आप बोल रहे सही है, तब लड़ाई थी, तब गलती मेरी थी, इसीलिए बारामती वालों ने सुप्रिया को चुन के दिया। इस दफा मेरी गलती नहीं है, मैं अच्छे वोटों से चुन के आऊंगा। सर, हमने लोकसभा इलेक्शंस में देखा कि एक सिंपैथी की लहर दिखी ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स के पास, कि शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे हो, कि कहीं ना कहीं लोगों में एक मैसेज गया कि इनके साथ नाइंसाफी हुई और इसलिए इलेक्शंस में कम से कम लोकसभा में फायदा उनको मिला। उसको आप इस असेंबली इलेक्शन में कहते हैं? नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने वैसा सोचा है। मैंने जो देखा उसमें बारामती का चुनाव मैंने बताया वैसा हुआ, क्योंकि बारामती के लोग बोल रहे थे, वोटर बोल रहे थे ताई को पार्लियामेंट में भेजने का और असेंबली में दादा को भेजने का। ऐसा उन्होंने बातें रूरल में सब चालू थी। हमें लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में सेटबैक मिला। मैंने अभी साहिल जी को आप आने से पहले बताया कि हम 0.6% से पीछे थे। उससे बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी। टोटल वोट महाविकास आघाड़ी और महायुति का मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें फेक नैरेटिव जो 2-3 हुए, उसमें एक है संविधान बदलना। अब की बार 400 पार किस लिए चाहिए? गवर्नमेंट बनाने के लिए खाली 275 लगते हैं, तो भी दो दफा उनको 300 से ज्यादा सीटें मिली, 330 मिली, और ऐसे कैसे उससे पहले भी ऐसे ही मिली। तो ज्यादा सीटों की क्या जरूरत है? इनको 400 पार इसलिए चाहिए कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये रिजर्वेशन निकालना चाहते हैं। ये ऐसा माहौल हमारे शेड्यूल कास्ट में तैयार हो गया कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमने बहुत सारी कोशिश की, ये नहीं होगा, जब तक सूरज चांद है तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कोई बदलने वाला नहीं है, इतना अति उत्तम संविधान अपना है, ऐसा बहुत कुछ कहा। फिर वो एससी से एसटी में भी गया। एसटी वाले भी बोले, शेड्यूल ट्राइब वाले, अरे संविधान बदलने के बाद हमारा भी रिजर्वेशन चला जाएगा, हमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हमने कुछ हमारे कार्यकर्ता शेड्यूल ट्राइब में है, उनको बताए, अरे द्रौपदी मुर्मू अपने देश के राष्ट्रपति महोदया, ये तो शेड्यूल ट्राइब में है, साइन लास्ट में उसमें उनकी साइन रहती है, कुछ नहीं होने वाला। उनको तो नया पार्लियामेंट जो बनवाया उसका इनॉग्रेशन के लिए भी बुलाया नहीं, उनको क्या अधिकार है? ऐसा कुछ ना कुछ इतना वो था लोकसभा में। अभी असेंबली में क्या है? तो ये देखो, ये हुआ। दूसरा उसमें और एक हुआ, साहिल जी को शायद पता होगा, प्याज है हमारे यहाँ। प्याज हमारे गरीब फार्मर्स वो बहुत उसका क्रॉप लेते हैं, तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए बैन आया। रेट इतने नीचे आए कि हम जब मीटिंग के लिए जाते थे, पहले प्याज के बारे में बोलो, क्यों बंद किया एक्सपोर्ट, और उसका जो भी रिजल्ट आया, हमारा नासिक डिस्ट्रिक्ट हो, नगर, पूना, सोलापुर, सातारा, इस सब में प्याज केंद्र सरकार की गलत नीतियों का भी झटका थोड़ा बहुत आपको लगा लोकसभा? नहीं, ये एक्सपोर्ट के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है दिंडोरी की सीट
भारती पवार कितने वोटों से हारी। नहीं, लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि जो नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं वो तो बाकी राज्यों में भी था, लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट महाराष्ट्र में दिखाई दिया वैसा तो बाकी राज्यों में नहीं दिखाई दिया, या मध्य यूपी में प्रदेश। दिखाई दिया, बट यूपी और यूपी में दिखाई दिया। यूपी तो सब बोल रहे थे कि वन साइड आने वाला है, सब बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे थे, सब मीडिया बोल रहा था। क्या हुआ? नहीं रिजल्ट आया। और ये सब होते हुए वो मुझे, आपका अंदाज अलग होगा, मेरा अंदाज अलग है, मेरी सोच अलग है। मैंने ये देखा वो ये और CAA ये कानून, उसमें हमारे माइनॉरिटी में ऐसा मैसेज दिया कि ये कानून आपको सबको पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजने के लिए ला रहे हैं। वो ला रहे थे जो समझो यूक्रेन हो, रशिया हो, इजराइल हो, पैलेस्टाइन हो, या श्रीलंका में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, बांग्लादेश हो। इस एरिया में, इस कंट्री में जो अपने लोग हैं या और भी कहीं उनको वापिस आना है इंडिया में, वहाँ शायद उन्होंने सिटीजनशिप ली है, तो वापिस आने के लिए कोई कानून की व्यवस्था नहीं थी अपने घटना में, तो इसीलिए वो बनाया। तो उसका ऐसा नैरेटिव सेट किया कि आपको ही सबको भेजने वाले हैं। और वन साइड मैंने देखा बारामती में, मैं 8वीं बार खड़ा हूँ चुनाव के लिए, मेरे 7 चुनाव हुए असेंबली के और 1 चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, और ये होते हुए कभी भी माइनॉरिटी वाले हमेशा मुझे सपोर्ट देते थे, हमेशा मैं उनका काम करता था, अभी भी हूँ। लेकिन वो बोले हमारा दादा फतवा आया है, हमें बताया गया है कि किसी हालत में सुबह 7 तो ये इस बार नहीं होगा असेंबली के समय? नहीं होगा। इस बार क्यों आपको वोट देंगे अल्पसंख्यक हो, इसका कारण ये है, मैंने ये गवर्नमेंट में काम करते वक्त एकनाथ राव शिंदे, मैं, देवेंद्र, हमने सबने मिलके इस बजट में माइनॉरिटी के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया। फिर हमने वो मदरसा में जो टीचर्स काम करते उनको 6000 रुपये सैलरी थी, तो वो हमने 16000 की, 8000 थी वो 18000 की। मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन है, आपको पता है, उसका भाग भांडवल हमने 1000 करोड़ रुपया किया। गारंटी गवर्नमेंट की 50 करोड़ की थी, वो हमने 500 करोड़ रुपए की। और ऐसे बहुत से वहाँ हर एक बहुत से कास्ट के बच्चे जो साल में 75-100 ऐसे हम भेजते हैं अब्रॉड सीखने के लिए, एजुकेशन के लिए। तो उसमें पहले माइनॉरिटी नहीं थी, माइनॉरिटी के बच्चे नहीं थे, गरीब लेकिन माइनॉरिटी में माइनॉरिटी के बच्चे और बहुत ब्रिलियंट, इनको हर साल 75 स्टूडेंट को भेजने के लिए हमने हर स्टूडेंट के पीछे 40 लाख रुपए उनको हम देते हैं। ऐसे बहुत कुछ हमने किया। और दूसरा एक हमने उसमें किया, मार्टी, इनको मालूम होगा हमारे यहाँ बार्टी है शेड्यूल कास्ट के लिए, हमने मातंग समाज के लिए आरटी अभी नहीं निकाली। सारथी सबके ओपन कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए महाज्योति है, अमृत ब्राह्मण और ऐसे लोगों के लिए है, और आदिवासियों के लिए टार्टी है। वैसे मार्टी ये हमने अभी 6 महीने या 4 महीने पहले बनाई। ये सब हम उनको ये कर रहे हैं ना, बता रहे हैं ना। और दूसरा राहुल जी, साहिल जी, मैंने सोशल इंजीनियरिंग का सोचकर कैंडिडेट फिक्स किए हैं, कैंडिडेट दिए हैं। जैसे मुझे जितने भी कैंडिडेट मिले, समझो 60 मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 60 कैंडिडेट मेरे हैं, उसमें मैं 10% माइनॉरिटी के दिए, 12.5% शेड्यूल्ड कास्ट के दिए, 12.5% शेड्यूल्ड ट्राइब के दिए, ये और 10% मेरी महिलाओं के लिए दिए।
यानी 10, 20 और 25, 45% तो मेरे कैंडिडेट ये है। ये फिर भी तो बटेंगे और कटेंगे बोलना पड़ रहा है यहाँ पर। ये वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मैंने बार बार आपको बताया महाराष्ट्र में ये नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं पर ये चलता कैसे होगा। चलेगा, क्योंकि अभी आप महायुति में एनडीए का हिस्सा हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, दत्तात्रेय होसाबले आरएसएस के उस बात को आगे लेके जाते हैं, पीएम तक सेम मैसेजिंग कर रहे हैं और ये भी एक बड़ा मैसेज बन गया। आप बोलते हैं कि आप एग्री नहीं पीएम ने क्या मैसेज दिया? नहीं, उन्होंने भी बोला कि समाज बटेगा, जब हिंदू समाज अलग होगा तब दिक्कतें होंगी, एक होना चाहिए। मतलब सेम मैसेज तो एक ही वही था कि बटेंगे तो सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ यानी सब भारतीयों का साथ, सबका विकास, सब भारतीयों का विकास। नहीं, क्योंकि इससे पहले आपको मुस्लिम माइनॉरिटी वोट भी पड़ता था। आपको लगता है कि इससे आपकी इमेजिंग पे नुकसान पड़ रहा है? कि एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। आप बोल रहे हो ये बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा, वहां पे जो शिवसेना है और जो बीजेपी है उनका ये सेंट्रल मैसेज है। कौन सी शिवसेना? जो एकनाथ शिंदे जी की सेना है। एकनाथ शिंदे जी बोले नहीं, वो नहीं बोल रहे, लेकिन उनको तो ठीक ही लग रहा है, वो अपोज थोड़ी कर रहे, जैसे आपने अपोज किया कि नहीं चलेगा। ऐसा नहीं राहुल जी, अभी आप देखो यहाँ की सिचुएशन बहुत अलग हुई है। यहाँ विचारधारा सबके मालूम है क्या क्या है, तो भी उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ है ना। ये सब अभी मैंने मराठी में इनके साथ बात करते हुए साईं जी को वही बताया कि हमारा यहाँ का पॉलिटिक्स बहुत अलग तरह से चल रहा है और सब बोल रहे हैं कि हम स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किया है और हम आगे जाना चाहते हैं। ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं और सरकार बनाते हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपसे जब इंटरव्यू करना था, बातचीत हुई कि बारामती आइए, तो उन्होंने बोला 5 बजे इंटरव्यू शुरू करेंगे। फिर ये जब जैसे एकनाथ शिंदे जी का होता है तो कहते हैं कि रात को 11, 12, 1 बजे, 2 बजे, तो ये शेड्यूल मैच कैसे कर रहे हैं? मैं तो यही सोच रहा था, आप इतना सुबह सुबह चालू करते राहुल हैं। जी 5 बजे नहीं 6 बजे हमारा गवर्नमेंट 24 घंटा चलता है। हाँ, कोई 6 बजे करता है, कोई अजीत पवार 5 बजे से शुरू हो जाता है, हाँ। 10-11 बजे तक चलता है। इनका 10-11 बजे शुरू हो जाता है और सुबह 5 बजे तक उनका चलता है, तो 24 घंटा हमारा गवर्नमेंट तो चलता ये है। शेड्यूल आपका मैच कैसे होता है? क्योंकि आप तो रात में थोड़ा टाइम पे सोते हैं, मतलब ये लोग तो सोते ही नहीं है रात देर। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो 11 बजे जब शुरू हो जाता है उसके बाद रात को 11 बजे तक 12 घंटा तो शेड्यूल चलता है ना। ऐसा कैसे नहीं चलता? ऑफिसर को भी ठीक रहता है। आपसे जब पिछली बार मुलाकात हुई थी, आपने कहा था ऑब्वियसली कि आपका एम्बिशन है चीफ मिनिस्टर बनने का, और होना भी चाहिए, इतने टाइम से आप डेप्यूटी सीएम रहे। नहीं अभी नहीं है। मैं अभी मेरा सवाल सुनिए। हाँ, फिर आपने जो सीट मांगी, आपने 50+ कुछ सीट पे आप लड़ रहे हैं, इतनी सीट पे तो आप कभी सीएम बन ही नहीं सकते, तो क्या आपने आप और सीट के लिए बार्गेन कर सकते थे? क्या आपने क्यों है नहीं? राहुल जी, आप क्या करते हैं? आपके विचार से मुझे सवाल पूछते हैं, मैं आपको अभी सवाल पूछता हूँ। देवी गौड़ा जी कितने सीट पर प्राइम मिनिस्टर बने? ठीक है, चंद्रशेखर जी कितने सीट पर प्राइम मिनिस्टर बने? कोई कोई स्टेट में, मैं आपको पता होगा, मैं बताता हूं, इक्वल हुआ, इक्वल, और एक ही आदमी था, जिनके पास जाएगा उसकी मेजोरिटी होने वाली थी। एक ग्रुप ने उनको बुलाया और उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। मधु कोड़ा के साथ ही हुआ। हाँ सही है। झारखंड नहीं, पर इसमें ये हो सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं खाली नहीं नहीं, बता रहा आपने हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट दिया। देखिए, अगर फर्ज कीजिए फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है और किसी की पूर्ण बहुमत, फुल मेजोरिटी नहीं आती, तो आप किंग मेकर हैं। अगर आपने पलटी मार के वापस आ गए आप महाविकास आघाड़ी के साथ, तब तो आप बन सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मुझे सीएम बनाओ, तब मैं वापस आऊंगा, वरना मैं नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं सोचता भी नहीं वैसा। मैं आपको डेफिनेट कह देता हूं कि 175 से ज्यादा हमारी सीटें आएगी महायुति की, और हम सरकार बनाएंगे। नवाब मलिक तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आप किंग मेकर बनेंगे, तो हमने उनको पूछा कि किंग क्यों नहीं, किंग मेकर ही क्यों? भाई एम्बिशन तो किंग होने का होना चाहिए। अभी जितने लोग हैं उनकी सोच अलग अलग रहती है साहिल जी। नहीं तो 175 में किंग बनने का मौका मिल सकता है ना आपको, जरूरी थोड़ी है कि आप किंग मेकर ही बने रहेंगे। उसमें हम उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते।
मुझे इस चुनाव के वक्त ऐसा कोई भी बयान नहीं करना है कि मेरा बयान होने के बाद कुछ नया इशू उभर आए। मैंने पहले से ही सोचा है। मैंने जब जन सम्मान यात्रा शुरू की साहिल जी, तब से मैंने सोचा है कि इस दफा 20 तारीख को शाम को 6 बजे तक ऐसा कोई भी बयान नहीं करने का कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो और कुछ हमारी महायुति के ऊपर कुछ अड़चने पैदा हुए, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं उसके बाद कर सकते 20 नवंबर 6 बजे वो बाद में देखेंगे। अच्छा, तो आपको मालूम नहीं, इनको मालूम है मेरा स्वभाव कैसा है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बैलेंस करके बात करता हूँ। असली 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 रूप तो 23 तारीख के बाद दिखाई देगा। 23 को रिजल्ट आने के बाद क्या है, हमें पहले हमारा एक किसी हालत में अपना महायुति का गवर्नमेंट लाने का ये हमारा। सर लोकसभा इलेक्शन का जब पोस्टमार्टम हुआ तब संघ से जुड़े लोगों ने कहा, भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कहा कि अजीत पवार ने डुबा दिया, इनके साथ ट्यूनिंग नहीं बनी, वोटर का दिल से दिल तार जुड़ा नहीं, अगर ये नहीं आते तो हम लोग बेटर करते, इनको लेके मोदी जी ने, अमित शाह ने गलती कर दी। इसको आपने कैसे इंटरप्रेट किया? मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि उनके साथ मेरी बात हुई ही नहीं थी। मेरी बात हुई थी हाईकमांड के साथ बीजेपी के, तो दूसरे किसी के साथ कुछ बात हुई तो उनका अधिकार है, वो क्या बोले। नहीं, मैं मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ। मैसेजिंग ये बनी कि चूंकि ट्यूनिंग नहीं हुई, एडजस्टमेंट नहीं हुआ, दिल से दिल तार नहीं जुड़ा बीजेपी के वोटर का। हर एक का जब हार जाते हो ना, आप हार जाते हो तो हर एक अपना अपना मुद्दा आगे लाता है। ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ये वैसा हुआ। जीत जाते हैं, हमने जिताया लीडरशिप को ही वो सब जीत का क्रेडिट चाहते हैं। इस बार क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आरएसएस काफी एक्टिव हो चुका है महाराष्ट्र में, और लोकसभा के समय वो इतना एक्टिव थे नहीं, अब काफी एक्टिव हो गए और इसके वजह से उनका कैडर नीचे काफी काम कर रहा है। आपको दिख रहा है आरएसएस एक्स्ट्रा एक्टिव लोकसभा की तुलना में? मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरे मीटिंग, पब्लिक मीटिंग मेरी चलती है, बाकी के सब काम चलते हैं, इंटरव्यू चलते हैं। तो आपने नहीं कहा कि हमारी आके मदद करो हमारे कैंडिडेट्स की, आपके एनसीपी के कैंडिडेट्स की, आरएसएस के लोग मदद करें आके? मैं बात करता हूँ, मैं बार बार राहुल जी बताता हूँ, हम अमित शाह जी के साथ बात करते हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे जी के साथ, नड्डा जी के साथ और देवेंद्र जी के साथ, इनके साथ हमारी बात होती है। तो हम ऐसे हर एक पार्टी के अलग अलग काम करने वाले लोग रहते, तो जब हम बैठते तो एकनाथ जी शिंदे आते, मैं और मैंने नाम लिया वो, और उसमें प्रफुल्ल भाई और सुनील तटकरे जी, ऐसे सब हम बैठकर डिसीजन लेते हैं। सर इस वक्त हमें लग रहा है बाहर से देखते हुए कि एक मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है इमेज मेकओवर का, कि अजीत दादा का इमेज एक तरीके से चेंज करना, और यही वजह है कि आज सुबह मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना 2-3 साल पहले आप मिलने बुला लेते लेकिन इंटरव्यू नहीं देते, तो वो एक इमेज मेकओवर का ही हिस्सा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपनी नजर में अपनी इमेज कैसे चेंज करना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने हमेशा सबको मैं बताता हूँ, पहले मुझे पार्टी के प्रमुख की जिम्मेवारी नहीं थी, मैं पार्टी का एक वर्कर था और मेरा काम चलता था। तब ये बाकी के हमारे प्रमुख जो है वो सब इंटरव्यू देना, ये करना, वो करना, उनका चालू था। मैं काम वाला आदमी हूँ। मैंने 91 से शुरुआत की, मुझे मौका मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मैंने शुरुआत की 87 से आज तक मैं काम करता हूँ और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इमेज एक है, थोड़ी सी जिम्मेवारी जब प्रमुख की आई तो मैं आपके साथ, मीडिया के साथ मैंने ज़्यादा बात करना शुरू किया। मेरा थोड़ा सा स्वभाव, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, वो बदलने की मैंने कोशिश की। मैं पहले बिल्कुल हंसता नहीं था, एकदम सीरियस। तो अभी हंसी अंदर से आती है या कोशिश करते हैं? अभी जैसे आप हंस रहे आपको हैं। पता होगा ना, हाँ। अंदर से हंसी आने के बाद चलते समझता है अंदर से हंसी आई,
और ऐसा नहीं, पर ये भी तो हो सकता है कि कोई पीछे पंडित बोल रहा है हंसो हंस, थोड़ा अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश ऐसा मैं किसी का सुनने वाला नहीं। नहीं सुनते। मेरा में जो आएगा वो, मैं अच्छी तरह से प्रशासन चलाता हूँ, मेरी कमांड है। अब कोई भी मेरे महाराष्ट्र के ऑफिसर के साथ बात करो, आईएएस हो आईपीएस हो कोई भी हो, वो बोलेंगे कि इसके साथ काम करने का बहुत अच्छा लगता है, मीटिंग भी ये डिसीजन फट लेते हैं। ऐसा मेरा काम करने का तरीका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात हम लोग ये भी देख रहे हैं इस चुनाव में कि आप तीनों अलग अलग योजनाओं को क्लेम कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि देवा भाऊ ने योजनाएं लाई, आप कह रहे हैं कि दादा ने योजनाएं लाई, आपकी पार्टी, और शिंदे जी कह रहे हैं कि एकनाथ नहीं, का हाथ। उसका कारण मैं हूं। अच्छा, मैंने 2-2.5 महीने पहले जन सम्मान यात्रा से हमारा प्रचार शुरू किया। मैं अलग अलग एरिया में जा रहा था, हमारी बहना इकट्ठा होती थी, हम उनको बताते थे, तब शुरुआत थी। और महायुति ने ये सब योजनाएं लाई, लेकिन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के नाते मुझे पेश करने का मौका मिला। वो तो सबने मिलके लाई। एकनाथरावजी शिंदे की फाइनल सही साइन उसमें हुई, देवेंद्र जी की हुई, मेरी हुई, कैबिनेट की हुई, उसमें मंजूरी मिली। तो ये होते हुए मैं अपने ढंग से बताता था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये किया वो किया। बाद में उनको सबने सोचा और फिर हमने गवर्नमेंट की तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे थे। आपने देखा होगा, बड़े बड़े पेंडोल लगाते थे, हैंगर लगाते थे, एकदम बड़े, 50,000 महिलाएं वहां आती थी, और उसमें हम ये सब तीनों ने बताना शुरू किया। तब महायुति के माध्यम से ये सब योजनाएं आपके लिए लाई है, ऐसा बताया। फिर थोड़ा सा मैंने जो शुरुआत की तो उसमें ज्यादा करके रूरल एरिया में दादा ने योजना लाई, तो फिर देवा भाऊ का पोस्टर लगने लगा और बीजेपी ने देवा भाऊ ये नाम लेके वो योजना चलाई। और सीएम साहब ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन, सीएम तो वही है, तो उन्होंने उनके माध्यम से वो काम शुरू किया। ये सही है, ये मैं मान ले। फाइनेंस मिनिस्टर रहे, मल्टी टर्म फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 10 से ज्यादा आपने बजट दिए। आप फिस्कल डिसिप्लिन और कंजर्वेटिज्म के लिए जाने जाते हैं कि मतलब स्टेट को जितना पैसा वैसे खर्च होना चाहिए। इस वक्त महाराष्ट्र का जो स्टेट डेट है वो 7 लाख करोड़ है, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 1 लाख करोड़ है, और अभी जिस तरीके की गारंटीज, जिस तरह की स्कीम्स आ रही है, ये आप कैसे फाइनेंस मिनिस्टर, इसको कैसे आप जस्टिफाई? राहुल जी, मेरा जब मैंने बजट पेश किया तो 6.5 लाख करोड़ का था, अभी वो 7 लाख करोड़ हो गए। 10% बढ़ जाता है हर साल। तो ये सब करते वक्त हमने जो स्कीम, जो भी योजनाएं लाई, उसमें मुझे 75,000 करोड़ रुपए लगते थे। हमारे गवर्नमेंट में महाराष्ट्र के लिए पेंशन, सैलरी और जो लोन उठाया है उसका इंटरेस्ट, वो देने के लिए हर साल हमें 3 लाख 3.5 लाख करोड़ रुपए लगते हैं। 3-3.5 लाख करोड़ रुपए लगते हैं। अभी 3 लगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर 3.5 लगेंगे। तो ये सब करते वक्त हमने देखा कि इन्होंने जो पंचसूत्री लाई वो तो 3 लाख करोड़ की लाई, उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो पूरा बजट वो 3 लाख और ये 3.5 लाख, 6.5 लाख खत्म होगा। समझो 7 लाख का होगा तो 50,000 करोड़ रुपए आपको डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में रहेगा। ये एकदम गलत है, ये एकदम बिल्कुल होने वाला नहीं है। ये मैं अभी सब लोगों को बता रहा हूं कि ये हमें गुमराह करे। ये कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर बने, ये होने वाला नहीं है। आप उसको क्रिटिसाइज, एक मिनट। तो वो ये भी बोल नहीं सकते
कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा है, हमारे लोग वहां बैठे, हम वहां से थोड़ा सा ज्यादा फंड्स लाएंगे, ऐसा भी नहीं बोल सकते। ये मेरा उनका पंचसूत्री कार्यक्रम के लिए जवाब है। दूसरा, आपने जो मुझे पूछा, हमने क्या किया इस साल, पार्लियामेंट के चुनाव के 2 महीने और असेंबली चुनाव के 2 महीने ये एक ही साल में आए हैं, तो साल में से 4 महीने तो खर्चा पूरा खाली सैलरी बिलरी का ही हुआ, 8 महीने का ही ये सब हुआ, काम चालू है। 8 महीने में आप जो पहले मुझे सवाल पूछा, जब 31 मार्च आ जाएगा तो जो बजट पेश किया था उसमें से बहुत से डिपार्टमेंट का खर्चा होने वाला मैं सहमत नहीं हूँ सर, ऐसा नहीं होता। जब एक बार आप स्पेंडिंग अनाउंस कर देते हैं गवर्नमेंट की, उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल है। अभी क्या हुआ, कंपेरेटिव पॉपुलिज्म चल रही है। पता चला कि एमवीए ये स्कीम लेके आ रही है, इस एलोकेशन पे होगी, उससे पहले आपके चीफ मिनिस्टर एक रात पहले उससे ऊपर अनाउंस कर देते। ये जो आप कह रहे हैं कि 4 महीने स्पेंडिंग कम हुई, सही है, लेकिन इस स्पेंडिंग को आप वापस नहीं ले पाएंगे एक साल। एक बार बुक हो गया एक्सपेंस तो उसको रिटर्न कैसे? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, फिर अगले साल तो इस साल नहीं आएगा आपके, ये साल मुझे पर अगले साल रिफ्लेक्ट करेगा। सुनो तो ये साल में हमारे रूलिंग पार्टी के एमएलएज ने फंड्स बहुत, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए, वो हमने दिए सबको। नेक्स्ट ईयर एक काम शुरू हम जब करेंगे तो फाइनेंशियली कोई ना कोई उसमें हमें कदम उठाने पड़ेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि थोड़ा सा स्कीम वापस लेने के नहीं, हमारी स्कीम तो 75,000 करोड़ की है। नेक्स्ट बजट 7 लाख करोड़ का होगा। 7 लाख करोड़ में 75,000 करोड़ रुपया अपने महाराष्ट्र में साइड पे रखने के लिए इतना कुछ ये नहीं तकलीफ नहीं होती। और हमने अगर उसमें 10% तो सेविंग किया, 10% हम कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने विधायकों को जो फंड की बात कर रहे हैं उसको थोड़ा टाइटन तो करना पड़ेगा ना, कि अगर यहाँ पर खर्चा बढ़ रहा है तो दूसरी जगह पे कुछ तो आपको टाइट करना पड़ेगा। जब चुनाव होके नए लोग आते हैं, विधायक आते हैं, तो तुरंत का उनको पैसा नहीं लगता। एक सबकी मन में क्या रहता है कि अभी आगे जब चुनाव नजदीक आएंगे तो थोड़ा सा हमारा काम दिखना चाहिए। नहीं, लेकिन अजित दादा, मैं ये सवाल इसलिए भी उठाया कि जैसे मध्य प्रदेश में ये स्कीम लागू हुई, मध्य प्रदेश में आज क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में सरकार को विशेष आदेश निकालने पड़े कि उनकी जो 147 स्कीम्स चलती है, इस स्कीम के अलावा, लाडली बहना के अलावा, उस स्कीम को किसी भी तरीके से फंड रिलीज करने के पहले प्रायर परमिशन लेना जरूरी है। जबकि एज अ स्कीम एक बार गवर्नमेंट अनाउंस करती तो उसको फंड रिलीज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बाकी स्कीम्स पर उसका असर पड़ रहा है, ये वहां पर साफ नजर आ रहा है। क्या महाराष्ट्र को इस तरीके की चीजों से बचाने के लिए, क्योंकि आपकी सिर्फ लाड़की बहन या लाडली बहना अकेली स्कीम नहीं है, बाकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, ऐसी स्थिति में ये चैलेंजिंग होगा कि नहीं होगा आपके लिए? उसमें जो आउटडेटेड स्कीम हुई है उसका फायदा लोगों को नहीं मिलता, उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सर, एक एमवीए ने बहुत बड़ा इशू बनाया है इलेक्शन में कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे, फॉक्सकॉन हो या टाटा एयरबस हो, ये सब गुजरात जा रहे हैं। आप तो ऑथेंटिक मराठी है, ये सारा प्रोजेक्ट गुजरात चला जाता है। नहीं जा रहे, आप देखो ये फेक नैरेटिव सेट कर रहे। आप देखो, तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहले कैबिनेट में हमारे महाराष्ट्र में बहुत साल, 25 साल हो गए, पालघर में वाढवण बंदर होना चाहिए, पोर्ट होना चाहिए, इसके लिए कोशिश चालू थी, बिल्कुल किसी ने नहीं किया। वो प्रोजेक्ट के लिए हमें 75,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया, उसका भूमि पूजन हुआ, वो काम शुरू हुआ। ऐसे बहुत से काम हमारे महाराष्ट्र में चालू है। आप देखो, आप दिल्ली में रहते हैं, पूरे देश में जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नंबर 1 के अपने महाराष्ट्र में है। पर प्रोजेक्ट्स ने छोड़ा सर, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स तो छोड़ के गए। नहीं छोड़ा, उसमें बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये फेक नैरेटिव है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी पूरे देश में हम नंबर 1 पे है। आप देखो सर, एक ये चर्चा चलती है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो बाकियों से ज्यादा है,
और एकनाथ शिंदे इससे जी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाकी जैसे बाकी जो नेता है उनसे ज्यादा आपका जैसे administration- चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उनसे कहीं ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपका है। ऐसा जैसे जब कोई शिंदे सेने का नेता कहता है कि जब हम अजीत दादा के लोगों के साथ बैठते हैं तो उल्टी आती है, फीलिंग आती है कि उल्टी आके बाहर करो, यो उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये आप ये चाहते भी हैं कि आप रहो पार्टी में? उसके ध्यान भी नहीं देता, निगलेक्ट करता हूं। नहीं, पर इरिटेशन तो होती होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? नहीं हो सकती, मुझे नहीं होती। मैं उनको कुछ अधिकारी नहीं, इसीलिए वो ऐसे कुछ स्टेटमेंट निकालते, उसमें क्या है। आप अपने और एकनाथ शिंदे जी के इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करें? क्योंकि खूब चर्चा चलती कि इन दोनों की फुल बनती नहीं है। नहीं ठीक है ना, हम तीनों बैठे, हम तीनों में से देवेंद्र जी का और हमारा सोच बहुत सी मिलती जुलती है, ट्यूनिंग ज्यादा अच्छा है। ट्यूनिंग ज्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभी सीएम साहब बोलते नहीं ये करना है, तो मैं बोलता हूं नहीं, ये अपने को नहीं जमेगा, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी कभी होता है, स्टेट चलाते वक्त तो होता ही है। आप भी अभी एक चैनल के काम करते हैं, तो उसमें आप जैसा बोलेंगे वैसा ही सबका सपोर्ट रहेगा, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता ही। वो सही बात है, कोई इशू नहीं। हमारा डेमोक्रेटिक न्यूज रूम है, उसके लिए हम लोग तैयार होते हैं। नहीं सर, आपने कहा कि देवेंद्र जी और आपकी बनती है, ये मुझे सुन के थोड़ा सा वो हैरानी, क्योंकि जो आप पे सबसे ज्यादा अटैक हुए जब आप गवर्नमेंट में थे और फडणवीस साहब ऑपोजिशन में थे कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम, ये वो कब हुआ? 2009 में। हाँ, 15 साल हो गए। वो पूरा आपने माफ कर दिया। कैसे नहीं लगता यार, ये इतना इसने मुझे अटैक किया, इतना इसने मेरी इमेज खराब की? ये देखो, पॉलिटिक्स में जिसको गवर्नमेंट लाना पड़ता है, रूलिंग पार्टी में आना पड़ता है, तो ये सोचते हैं वो कि किसके ऊपर अटैक होने के बाद अपने को मौका मिलेगा। तब मैं इतना काम करता था, मैं पोस्ट पे नहीं था, नहीं उस टाइम मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, इरिगेशन मिनिस्टर भी नहीं थे? डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। तो नहीं मैंने वो एलिगेशन होने के बाद वो डिपार्टमेंट छोड़ा और मैंने फाइनेंस लिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप ली। तो इंक्वायरी चालू हुई, वो बैंक का भी बारे में मुझसे इतना रॉन्ग बॉक्स में डाला। वो बैंक में, हमारे एमएससी बैंक है, उसमें 65 लोग डायरेक्टर बोर्ड में है, एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 63 लोग डायरेक्टर। तो उसमें भी मेरे ऊपर एलिगेशन हुए। राहुल जी, मैं एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते वहाँ मीटिंग में भी नहीं जाता था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे यहाँ मंत्रालय में ही बहुत भीड़ रहती थी, काम रहता था। तो उन्होंने क्या किया, इसमें गड़बड़ हुई, घोटाला हुआ। कोई बोलता था 10,000 करोड़ का, कोई बोलता था 25,000 करोड़ का शुगर फैक्ट्री बेचने में, ऐसा वैसा। आपको मालूम नहीं, आज वो बैंक 650 करोड़ प्रॉफिट में है हर साल के लिए। कुछ भी उसमें नहीं निकला। इंक्वायरी हुई, सहकार विभाग की इंक्वायरी हुई, एसीबी की इंक्वायरी, एंटी करप्शन ब्यूरो की हुई, सीआईडी की हुई, ईओडब्ल्यू की हुई, बहुत सी इंक्वायरीज हुई, कुछ भी नहीं निकला। लेकिन हमारा नाम तो बदनाम हुआ। वैसे ही 70,000 करोड़ वो बताया, ऐसे ही सब बैठे कि कितना अमाउंट करने का। ये बोले 1,000, 2,000, 3,000, नहीं 4,000, 5,000, ऐसे करके 70,000 तक लेके गए, 70,000 तक लेके गए। और फिर उन्होंने बताया कि अभी बाहर जाने के बाद हर एक ने यही बोलने का, 70,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला। और उसके फिर इंक्वायरी उसकी भी हुई, उसमें भी मेरा कुछ भी नहीं निकला। तो वो इसलिए तो कहते आपने माफ कर दिया ऐसा कह रहे हैं, मतलब बेसिक एक तरीके से आपने कहा कि जो हो गया वो हो गया। साहिल जी, ऐसा नहीं चलता कि एक दफा मेरी तो इमेज महाराष्ट्र में तो खराब हो गई ना, ऐसा कैसे? नहीं, क्योंकि ये एलिगेशन लगा कि आप और आपके साथ जो एमएलए लीडर्स आए उनमें से कहीं ईडी, सीबीआई इस तरह के प्रेशर में आए कि एक तरीके से पूछ दबाई गई कि आ जाओ वरना जेल जाओगे। और यहां तक कि इनमें से कई ने तो बाद में माना भी कि ऐसा ही हुआ। नहीं, किसने माना?
भुजबल साहब के लिए वो गलत स्टेटमेंट है। उन्होंने बताया कि मैं केस करने वाला हूं, तुरंत बताया। राहुल जी, क्या होता है, ये चुनाव के वक्त हम एक सोच करके आगे जाना चाहते हैं, तो ऐसे कोई इशू निकालते हैं कि लोगों का सब ऐसा डाइवर्ट हो जाए। सर, इस इंटरव्यू में वक्त खत्म हो रहा है। एक दो सवाल आपसे एंड में पूछना चाहते हैं। जैसे नवाब मलिक जी को आपने बोला कि टिकट देनी है, उनको बीजेपी वाले बोलते हैं कि भाई ये तो दाऊद इब्राहिम का आदमी, इसको नहीं मानने का। इसको आप कैसे देखते हैं? आप वहां तो एक फ्रेंडली फाइट हो रही है, कह रही है यही तो फ्रेंडली फाइट दिखाता है कि महायुति में प्रॉब्लम है। वहां पर अनफ्रेंडली फाइट हो रही है एक्चुअली। नहीं, वहाँ का फ्रेंडली फाइट है, नवाब मलिक के यहाँ पर फ्रेंडली नहीं। हम हमारा कैंडिडेट खड़ा किया, उन्होंने उनका कैंडिडेट खड़ा किया। उनको हमारे कैंडिडेट को विरोध है, हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करके जिताना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अन्याय है। ऐसे किसी के ऊपर एलिगेशन हुआ, जब तक एलिगेशन सिद्ध नहीं होता तब तक उसको कैसे आप दोषी ठहराते हैं? वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। और बराबर है, मैंने अभी कहा आप दोनों का दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है, हो सकता है क्या? तो ऐसा कैसे चलेगा? सिद्ध होना चाहिए ना, प्रूफ देना चाहिए ना, पेपर होना चाहिए। आपको मालूम नहीं राहुल जी, तब शायद आप पॉलिटिक्स में नहीं होंगे, सॉरी इसमें मीडिया भी नहीं होंगे। पहले ही बहुत से सालों में जब दाऊद इब्राहिम एकदम फुल स्विंग में था, तब से बहुत लोगों के ऊपर इसके दाऊद के संबंध है, उसके दाऊद के पवार साहब संबंध पर है, आरोप लगाए। ये आईपीएस ऑफिसर के दाऊद के संबंध है, ये डीजी के दाऊद के संबंध है। ऐसा बहुत चलता था, बहुत चलता था। क्या सेलिब्रिटी सिने इंडस्ट्री के ये दुबई गए, दाऊद के पार्टी में थे, फोटो विटो निकालते थे, ऐसा भी चलता था। सर, आखिर में ये बताएं, जैसे आपके लेकिन उनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसीलिए उनको आप राउंड बॉक्स में कैसे डालेंगे? सर, आपके कुछ इश्यूज थे जब आप शरद पवार जी के साथ थे, जिसके चलते आप अलग हुए। आपको लगा कि जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अभी भी आपके कुछ इश्यूज, आपने कहा कि सीएम से भी कुछ इश्यू, और वैसे भी टैक्टिकल लेवल पे जूनियर लीडर्स अलग अलग बोलते रहते। आपके हिसाब से बेटर क्या है? जब आप बैलेंस में देखते हैं कि वहां पे भी कुछ दिक्कतें थी, यहाँ पे भी, वहां पे भी आप सीएम नहीं बन रहे थे, यहाँ पे भी अभी आपने बोला कि अभी आप सीएम नहीं बन रहे, तो आप बेटर ऑफ कैसे, आप किसको बेटर मानते हैं दोनों चीजों में, जब आप दोनों चीजों को देखते हैं? यानी महाविकास आघाड़ी और नहीं, मतलब आप आपका शरद पवार personal- के साथ थे, तब भी आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, और आज की स्थिति में भी आप कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का चांस है, तो आप कहाँ पर बेटर ऑफ है? बेहतर कैसी ये सिचुएशन आपके लिए बेहतर क्यों है? कौन सी सिचुएशन है? नहीं, या अभी बेटर है। क्यों? आप अपने आप पर हाँ, किसी का मेरे ऊपर प्रेशर ही नहीं तो किसी का फोन उठाए तो अरे सब अभी का है। कोई हाईकमान नहीं है आपके ऊपर, हाँ, तो ये आप ही हाईकमान है। आप कोशिश करेंगे रिजल्ट्स के बाद कि जो रह जाए शरद पवार जी के साथ, उसको तोड़ के अपने पास पूरा लाने का, कि एक बन जाए? तोड़ने का मेरा कभी भी इरादा नहीं था। हम तोड़ मोड़ करके यहाँ नहीं आए, सबने मिलके साथ। आपको मालूम नहीं राहुल जी, मेरा एक बहुत गलती हुई। पवार साहब को जो विधायकों ने साइन करके दिया, तब अभी साहब के साथ जो विधायक है मेरे साथ है, 100% सभी ने साइन किए है उसके ऊपर कि अपनी पार्टी महायुति में जाना चाहिए। हम वहाँ रूलिंग पार्टी में जाके, गवर्नमेंट में, सॉरी रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट में जाके काम करना चाहिए। फिर विधायकों को भी डेवलपमेंट के लिए मदद हो जाएगी, काम हो जाएंगे। हम वोटर्स को बता सकते हैं कि ये काम हमने इस साल में किया, ये 5 साल में किया, ऐसा सबका कहना था। लेकिन क्या गलती हुई, उस गड़बड़ जल्दबाजी में मेरे से वो पेपर मैंने साइन सबके लेके राजेश टोपे जी को दिया, और राजेश के साथ कोई गया था, मेरे ख्याल से संजय बंसोड़े शायद, और वो दोनों ने जाके वो पेपर उनके हाथ में दिया। उन्होंने वो सब देखा और वो अपने ढंग से सोचते हैं, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं बताऊंगा क्या करना है। और फिर उन्होंने बताया कि प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, अजित पवार, ये तीनों जाके उनके साथ बात करो, और कितने मिनिस्टरशिप अपने को मिलेगी
कितने कैबिनेट मिलेंगे, कितने स्टेट मिनिस्टर मिलेंगे, ऐसे सब उन्होंने ये किया, हमें पूछने के लिए बताया था, और कौन सी डिपार्टमेंट मिलेगी। लेकिन हमें एक जगह बताया कि यहाँ आ जाओ, दूसरे स्टेट में बुलाया था, तो हम निकले जाने के लिए, तो जयंत पाटिल साहब के यहाँ गए कि हम अभी आपने बताया तो हम तीनों जा रहे वहाँ। वो बोले यहाँ से नहीं जाने का, फोन पे बात करने का, आप बैठो कहीं तो फोन पे बात करो। हमने उनके साथ फोन पे बात की, वो बोले पुराना अनुभव हमें बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम ऐसे फोन पे बात नहीं कर सकते, गवर्नमेंट में आपको आना है, अपने को तीनों को मिलके आगे गवर्नमेंट चलाना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और ये ऐसा फोन पे कैसे बोल सकते हैं, आमने सामने बैठकर ही बात हो सकती है। तो ये बोले नहीं, यानी जयंत पाटिल यहाँ से बोले नहीं, हम फोन पे ही बोलना चाहते। वो बोले नहीं, मैं फोन पे नहीं बोलूंगा, उन्होंने फोन रख दिया। सर, अभी 23 नवंबर को पता चलेगा कि महाराष्ट्र में किसका टाइम आया, घड़ी किसके पक्ष में गई। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घड़ी हमारे साथ ही है, तो घड़ी हमारा ही वक्त आ जाएगा। किसका सही निकलेगा वो टाइम किसका आया ये पता चलेगा। आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।